संख्या 27 में देखिए हमसे पूछा गया है सबसे पहले एक्स और वाई दोनों अक्षों पर स्थित जो पॉइंट है उसके निर्देशांक आपने बताने। तो ये देखो, ये आप एक्स एक्सिस ये देख रहे हैं ऑरेंज वाली, और ये ब्लू जो है नीली जैसी, ये है वाई अक्ष हमारी। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? इस पॉइंट में मिल रही है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? जीरो जीरो। आंसर क्या है हमारा? जीरो जीरो। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर क्या है? जीरो कॉमा जीरो, दोनों निर्देशांक इसके जीरो ही थे। उसके बाद दूसरा कहता है जिसकी कोटि -5 है और जो वाई एक्स पर स्थित है। वाई एक्स पर कोई बिंदु सपोज यहाँ स्थित है, अगर -5 है ना इसकी कोटि, तो नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे करो उसको। ठीक है, और वो माइनस में है, तो अब हमें पता है नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस में होता है साइन। ठीक है जी। कोटि 4 है, मतलब एक्स एक्स से उसकी दूरी कितनी है? 4 है, तो 1 2 3 4, लगभग यहाँ पे इस उस पॉइंट की सीध में वो होना चाहिए। वाई एक्स पे है तो यहीं पे होगा, जाहिर सी बात है, सही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो, इस जगह पे वो पॉइंट है जिसकी कोटि कितनी है? -4। ओके, और दूसरा निर्देशांक कितना हो जाएगा? जीरो, तो हम कह सकते हैं जीरो और -4। ठीक है जी, ये उसके निर्देशांक होंगे क्या? जीरो और -4, जीरो और दूसरा होगा -4। तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा सवाल कहता है जिसका भुज 5 है और जो एक्स अक्ष पर स्थित है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? ए जीरो। एक जगह क्या दिया है इसने? 5, और दूसरा तो आपको पता है जीरो ही होना है, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो वो उसका दूसरा निर्देशांक जीरो ही होगा। तो हम कह सकते हैं 5 और जीरो। ठीक है, आपका अगर कोई निर्देशांक किसी पॉइंट, सपोज ए कोई पॉइंट है, उसके निर्देशांक एक्स और वाई है। ठीक है, तो एक्स क्या है? इसको हम भुज भी कहते हैं, और वाई को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 28। निम्नलिखित आकृति में ए बी सी डी एक दूसरे के समानांतर है, ऐसे सी डी ई एफ के समानांतर है। मतलब वाई जेड का अनुपात दिया है 3 और 7। तो हमें बताना है कि एक्स का मान कितना होने वाला है। फटाफट कर लेते हैं इसको भी। देखिए अगर आप इसको गौर से देखेंगे, तीन समानांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तीनों रेखाएं, आप ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे वाई ये है आपका, जेड ये है, तो ये भी तो जेड ही हुआ, क्योंकि ऐसे कोण है ये संगत कोण, ये भी जेड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें, ये पॉइंट हमने मान लिया पी है, तो इस पे सीधी रेखा पे दो एंगल बने। ठीक है, ये ऐसे करके ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट पे दो एंगल है। लाइन कौन सी है? सी डी है। एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। इन दोनों का योग कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा की एक ही और एक पॉइंट बने हुए एंगल है। क्लियर है? तो ऐसे में इनका दोनों का योग होगा 180। तो हम कह सकते हैं वाई का और जेड का जो योग होने वाला है वो 180 होने वाला है। अनुपात क्या दिया वाई और जेड का? 3 और 7 दिया हुआ है, 3 और 7। हम कह सकते हैं अगर ये 3 के है वाई, तो जेड कितना है? 7 के। इन दोनों को जोड़ने में कितना हो जाएगा? 180। तो आप भाई निकाल लो, ये कितना हो गया? 3 के और 7 के, 10 के हो गया हमारा। 10 के बराबर 180। तो के का मान 180/10, यानी कि 18। के का मान 18 है, तो आप ये बताओ कि 3 के का मान कितना हो जाएगा और 7 के का मान कितना हो जाएगा? के का मान रखो कितना? 18। तो 18 × 3 यानी कि 54। ये क्या हो गया? वाई है 54। ठीक है जी। और बड़ा एंगल कौन सा है? जेड। ये हो जाएगा 7 × 18, 126। दोनों टोटल कितना हो जाएगा? 180। हो गया वेरीफाई ना? कोई दिक्कत तो नहीं। जेड कितना हो गया? 126। पूछा क्या? एक्स का मान। एक्स का मान तो हमें पता ही है, एक्स इसके साथ है। वाई और एक्स बॉक्स के अंदर बने हुए कोण हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। बॉक्स के अंदर बने हुए कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, वरना तो ये किसके बराबर होने वाला है? जेड के बराबर होने वाला है। जेड का मान कितना है? 126। तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 126। बस बात खत्म, इतना ही करना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो सवाल 2 सेकंड में भी आ सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है आपका, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ?
तो आप देखेंगे ये है नवंबर, ठीक है। ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये नवंबर का है। तो यहाँ पे कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है? देखिए 4। उसके बाद दूसरा कहता है किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? सबसे अधिक, तो सबसे लंबा कॉलम है ये। ये क्या है अभी, कहाँ पे मिल रहा है ये इससे? ये सीधी लाइन खींचोगे तो ये 6 पे मिलेगा। मतलब 6 बच्चों का जन्म हुआ है। किस महीने, कौन सा महीना था ये? अगस्त। ठीक है जी, तो ये हो गया आंसर आपका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ? सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म हुआ यहाँ पे जून में। कितने विद्यार्थी थे? अकेला एक था। ठीक है, तो ये तीनों उत्तर आपको मिल चुके हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, संलग्न आकृति की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है बी के निर्देशांक, दूसरा कहता है सी के निर्देशांक, और तीसरा कहता है निर्देशांक को -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आपको बी पहचानना है, सी पहचानना है, फिर उसके निर्देशांक पहचानने हैं। और ऐसे ही यहाँ पे निर्देशांक दिए हैं जिसका बिंदु पहचानना है, किस बिंदु पे ये निर्देशांक है। तो देखिए चिन्ह तो ये बता रहे हैं, ये दोनों साइन क्या है, माइनस के हैं। 3 के पहले भी माइनस, 5 के पहले भी माइनस। तो ये आपका तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। तीसरा चतुर्थांश, अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तीसरा चतुर्थांश कौन सा है, और उसका आंसर हम कर देते हैं। -3 -5, देखिए कहाँ पे है -3 -5। जब आपको निर्देशांक मिल गए -3 -5, तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से इसको आंसर कर सकते हो तीसरे चतुर्थांश में जाकर। देखिए -3 मतलब वाई एक्स कौन सी है? ये वाली। वाई एक्स से उसकी दूरी है 3 यूनिट। तो यहाँ पे जाके देखेंगे आप, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। तो मतलब एम पॉइंट से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, -3 -5, तो ये होनी चाहिए दूरी। देखो, क्योंकि ई की जो दूरी है वाई एक्स से इस पॉइंट की दूरी, ये देख रहे हो, ये डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट है। कैसे पता चला 3 यूनिट है? यहाँ पे जाके देखो इसको, इसी चीज में बिल्कुल। ठीक है जी, 3 मिल गया। उसके बाद 5 की बात है, तो 5 इससे दूरी है, इसकी इस पॉइंट की दूरी इससे है ये 5 होती है एक्स एक्स से दूरी। दूसरा जो आपका कोऑर्डिनेट होता है वो बताता है आपको एक्स एक्स से दूरी उस पॉइंट की क्या है। तो यहाँ से जाके देखो, यहाँ तक आप बल्कि स्ट्रेट लाइन पे आ जाओ, यहाँ जाकर के अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है जी, 5 यूनिट है ना ये, तो ये 4 है, ये 5 का निशान है। ठीक है, तो इस ढंग से आपका पॉइंट ये हो गया है। पॉइंट बी के निर्देशांक बताने हैं आपने। पहला सवाल क्या था? पॉइंट बी। ये तो थर्ड सवाल का आंसर है। कौन सा? तीसरे सवाल का आंसर। पहला सवाल का आंसर आपका ये है। बी के निर्देशांक बताने, तो देखो बी की डिस्टेंस क्या है भाई, कहाँ से? पहले वाई एक्स से देखो, वाई एक्स ये जा रहा है आपका। ठीक है, वाई एक्स ये है आपका। इससे दूरी बी की कितनी है? ये दूरी कितनी है? यहाँ पे जाके पता चलेगा। देखो 0 1 2 3 4 5, कितनी है? 5। अब देखो साइन का हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप डिस्टेंस देख लो। उसके बाद एक्स एक्सेस की दूरी कितनी है? ये आप कह सकते हो ये। ठीक है, ये कितनी है? 2। तो 2 हो गया। अब लेकिन साइन कौन सा आएगा? 5 के पहले माइनस का आएगा, तो -5 2। ये इसके निर्देशांक हो गए, किसके? बी पॉइंट के। अब सी पॉइंट की बात है, सी पॉइंट कहाँ पे है? देखो सी पॉइंट है ये। सी पॉइंट के निर्देशांक, सवाल नंबर 2। सी की दूरी कितनी है? वाई एक्स से, वाई एक्स से दूरी है, नापनी है तो यहाँ आके नापनी। ठीक है जी, ऐसे ही सी की दूरी एक्स एक्सेस से कितनी है? ये। तो वाई एक्स से दूरी जो भी है वो इसका पहला निर्देशांक है। वाई एक्स से दूरी सी है 5, तो ये इसका पहला निर्देशांक है। एक्स एक्स से दूरी कितनी है? ये वाली, ये भी है 5, लेकिन ये माइनस ये है। तो 5 - 5 ये इसकी निर्देशांक है सी पॉइंट की। ठीक है जी, तीनों सवालों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। संख्या 3 में, 31 में सॉरी, आपने 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह का ये जो रिकॉर्ड दिया हुआ है, इसके आधार पर तैयार करना है एक बारंबारता बंटन सारणी। चलिए तैयार करते हैं इसको।
ये हुई आपकी बारंबारता फंक्शन सारणी। यहाँ पे हमने रक्त समूह दिखा दिया, यहाँ पे बारंबारता देखी। ये देखिए रक्त समूह ए है तो ये कितनी बार आया है, जितनी बार यहाँ पर आया है उसको गिन करके हमने यहाँ लिख दिया 9 बार। उसके बाद ऐसे ही बी, ऐसे ही ओ और रक्त समूह ए बी की जो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है वो सिर्फ 3 है। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कि सब टोटल कितना हो गया, 30। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं खंड द में। यहाँ पे 32 से लेकर के 35 तक के 4 प्रश्न है ये। दीर्घ उत्तीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 5 अंक का है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 कहता है ए और बी के मान ज्ञात करने, और हमें ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप बाईं तरफ का जो समीकरण का हिस्सा है उसको देखो। इसको हम कहते हैं एलएचएस। अगर आपको याद होगा एलएचएस हमने बहुत बार सवालों में कहा होगा, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं हमारे तो आप इसको अच्छे ढंग से जानते हैं एलएचएस क्या होता है। तो इस पूरे हिस्से को उठा करके आप यहाँ पे रखिए, इसको पहले आप सॉल्व करिए। तो देखिए ये रखा हमने 5 + 2√3 बटे 7 + 4√3। आप ध्यान से सुनते रहना क्या हो रहा है। यहाँ ब्रैकेट में बंद करो इसको भी और इसको भी करो आप। ब्रैकेट में बंद, ऊपर नीचे फिर से आप ब्रैकेट में इसको लिखो, लेकिन नीचे वाले को सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले को लिखना है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन साइन इसका चेंज हो जाना चाहिए, बीच वाला जो साइन आ रहा है ये माइनस का हो जाना चाहिए। क्लियर है, कौन सा साइन, जो बीच वाला है कैसा होना चाहिए, माइनस का। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका ए, पहला वाला सातों हमने कहा ए, इसको कहा हमने बी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे फिर से साइन, यहाँ पे देखिए सात ए है और दूसरा पार्ट जो है इसका वो क्या है बी। दोनों के बीच साइन कौन सा है, माइनस का। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में अगर हम बंद करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा पहले वाले का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है एक एंटिटी, एक फॉर्मूला, जिसको आप सर्वसमीका कहते हो। अगर याद नहीं है किसी को तो सर्वसमीका वाली हमारी वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको, नीचे वाले हिस्से को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ हमने ए और बी पहचान लिया। ए का मान कितना है 7, तो उसका स्क्वायर रख दो यहाँ पे। 7 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49, माइनस बी क्या है हमारा, ये 4√3 हमारा बी है। जब आप बी का स्क्वायर करोगे तो ये 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 16। ओके, और √3 का 3, तो ये हो जाएगा 49 -48 मतलब 1। नीचे वाला पूरा हिस्सा कितना हो गया, 1 हो गया। और ऊपर वाला कितना है, ऐसे का ऐसे ही है, जो भी है ऊपर वाले का, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है। तो हम ये हटा करके ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे, चूंकि स्पेस का भी इशू है। ठीक है, तो फिर जगह खाली हो जाएगी और हमें आगे जाने से राहत मिल जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए इसके नीचे लिखना हमें एक, मतलब एक का कोई रेलिवेंस होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमें जगह मिल गई है। अब हमारे पास सवाल कितना बचा है, सिर्फ इतना बचा है, ऊपर वाला। ठीक है, अब ऊपर वाले को आपको निपटाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे रख देंगे 5 + 2√3, पहला ब्रैकेट ये रख दिया, नीचे दूसरा ब्रैकेट रख दो इसके, 7 - 4√3। अब आप सिंपल गुणा कर लो और आंसर कर दो। 7 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 35। लिख दो यहाँ पे। साइन कौन सा, दोनों के पहले, 7 के पहले भी प्लस का और इसके पहले भी प्लस का, 7×2 = 14। आपकी बार ये, इसको हम इससे गुणा करेंगे। ठीक है जी, 7×2 = 14√3, फिर इसका साइन 14√3। ऐसे ही अब हम इसके साथ करेंगे, दूसरा वाला हिस्सा है इसका, ये 4√3, इसको गुणा करेंगे इसके साथ, 5 के साथ पहले, उसके बाद इसके साथ। क्लियर हो गया। तो पहले 5 के साथ अगर आप गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 5×4 = 20, माइनस का 20√3। और इसको इससे गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 4×2 = 8, साइन होगा माइनस का 8, और √3 8 या 24 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। अगर किसी को समझ में आए तो बता देना। आगे क्या करोगे, देखो इसको निपटाओ आप प्लस करके। अब 35 है और 24 इसमें से माइनस करो तो ये बचेगा 11, माइनस यहाँ से देखो 14√3, ये 20√3 घटाओगे। एक ही जाति के हैं, ये आपकी 14 गाय हैं जो प्लस की हैं, और 20 गाय आपकी उधार की थी। तो कितनी गाय बची अब हमारे पास, 6 गाय, वो भी उधार की। तो ये मिला हमें फाइनली 11 - √3।
ठीक है जी, इसको उठा करके आप इसकी जगह पे रख दो। इसको उठा करके आप इसकी जगह पे रख दो। कहाँ है इसकी जगह पे? ये, ठीक है, इसकी जगह ये है, ये वैल्यू निकली इसकी। क्लियर है? अब हम इस सबको हटा देते हैं। देखिए बहुत टाइम ले रहा है हमारे को सवाल सबको समझाने में। रीजन ये है कि हम नहीं चाहते एक भी पॉइंट जो है किसी बच्चे का मिसिंग हो। हम चाहते हैं हर चीज उसको समझ में आए। अब ये किसके बराबर है भाई? हमें तो ये मिला है आपका लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम ये रख देंगे 6√3, बट राइट साइड पे तो अभी वो भी वही का वही है, तो ये रख दो आप इसको उठा करके a+b√3। अब देखो यहाँ पे a के बराबर क्या रखा है, इधर 6 रखा है, तो हम कहेंगे a बराबर, अरे सॉरी, इधर a रखा था, इधर 11 रखा, तो a बराबर 11 हो गया। इसके अलावा b की अगर हम बात करें तो b की जगह रखा है क्या, ये b की जगह रखा है क्या, 6। तो a की जगह 11, b की जगह 6 रखा है, लेकिन 6 कैसा है, माइनस का, ध्यान रखना। यहाँ बी प्लस का है, यहाँ 6 माइनस का है। तो आंसर हो गया आपके a11 और b इज इक्वल टू -6। इसमें यहाँ पे एक अथवा करके प्रश्न दिया, आप इसको भी हल कर लीजिए। यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आप हल करेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट को हल करोगे तो ये क्या रखा हमारे पास, 4, और नीचे रखा है 216 की पावर माइनस का 2/3। अब आप देखो ये 216 की पावर -2/3 जो है, सबसे पहले हम इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। तो 216 किसका घन होता है, यहाँ चूंकि 3 आ रहा है तो हम घन की बात कर रहे हैं। ये होता है 6 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3। और इसकी पावर क्या दी है, माइनस का 2/3, तो लिख देते हैं पावर की पावर में गुणा हो रही है, पावर की पावर में गुणा हो रही है। और इसकी पावर कितनी है, माइनस का 2/3। 2/3, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 6 की पावर -2। कहाँ पे बचा है, ये नीचे, तो हम कह सकते हैं 4/6 की पावर -2, या इसको लिख सकते हैं हम 4, और 6 की पावर -2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 6 की पावर 2 बचेगा। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो 36 × 4 मतलब 144 हमें मिला। कहाँ से मिला 144, इस पहले वाले हिस्से से। ठीक है जी, तो इसकी जगह हम 144 रख दें। ओके, इसकी जगह हमने रख दिया 144। प्लस का साइन इसके बाद लगा दिया। अब ये वाला हिस्सा बचा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी ऐसे ही लिखो आप, इसको भी ऐसे ही लिखो, और इसको भी ऐसे ही हल करो। ये है 256, और ऊपर क्या है 1, और 256 की पावर कितनी है, 4 माइनस का 3/4। तो 256 को आप कैसे हल करोगे, 256 किसका वर्ग है, या घर में किसी का याद आ रहा है कुछ, 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग बराबर होता है 256। यानी कि 256 की जगह आप 16 रख सकते हो, ठीक है। लेकिन 16 को भी रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे 16 को, 4 की पावर 2 से, और ऊपर से 2 पावर ये है ऑलरेडी, यानी कि 4 की पावर 4 हम लिख सकते हैं किसको, 256 को। क्लियर है? 256 की जगह क्या रखेंगे, 4 की पावर 4 तो रख देते हैं। 256 की जगह हमने अगर 4 की पावर 4 रखा, तो बाहर जो पावर दी है इसकी -3/4 है, उसका पावर में फिर से गुणा हो जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा, मतलब 4 की पावर -3 बचा, कहाँ पे, नीचे, 1/4 की पावर -3। यानी कि आप कह सकते हो 4 की पावर 3 यहाँ से मिला, क्योंकि ये नीचे जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 4 की पावर 3 मिला, मतलब 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64। तो यहाँ लिख दो आप 64, इसके लिए कितना लिख दो, 64। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। इस बार ये है, इस वाले पार्ट को हमने निपटाना है। फिर से वही करेंगे हम। किसी को समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 100% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दें, ठीक है जी। लेकिन फिर भी
देखो इस बार नीचे क्या दिया है, इस बार नीचे दिया है आपको 243। 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो, लेकिन हमें इसकी पावर दिया कितना, -5, तो 3 की पावर 4। जस्ट इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 3 की पावर 4, पावर की पावर से गुणा कितनी है, -1/5 सिग्मा, ये भी पावर है ना। तो 3 की पावर, सॉरी 5 है, 3 की पावर 5 हो गई, 4 नहीं। 3 की पावर 5, ठीक है जी। 5 से कटेगा 5, 3 की पावर -1, कहाँ पे मिला हमें, नीचे। ऊपर क्या था, 2, नीचे मिला 3 की पावर -1। यानी कि अगर हम उसको ऊपर लेके जाएं इस पावर को 3 की, तो ये प्लस में हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 1, यानी कि 2 गुणा 3 लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि 6 लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, 6, और इसको हम जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमने लिख दिया है 6। तो इन सबको अगर प्लस करेंगे, 214, 214 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आंसर समझिए, 214। क्लियर है।